नमस्कार दोस्तों, नारायण कॉमर्स एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो 11th क्लास का था अकाउंट्स का वो देख लिया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप मुझे बताइएगा। तो आज चैप्टर 1 ही है, चैप्टर 1 है, लेक्चर 2 है। हम लोग आराम आराम से बढ़ेंगे क्योंकि ये बेसिक है तो उसको हम आराम से हम लोग इसको कवर करेंगे। कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है, मैं कोई जल्दबाजी में नहीं हूँ और आप लोग भी जल्दी में नहीं होंगे, तो आराम आराम से कवर करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था, उसका जो डेफिनेशन हो गया था। उसके बाद जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स था वो हो गया था। रेफरेंस बुक आप लोगों को पहले भी पता होगा, टी.एस. ग्रेवाल सर का रेफरेंस बुक है 11th का, 2021 का एडिशन है। एडिशन कोई भी हो, उससे पुराना भी हो, उसके बाद वाला भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग्स क्या है। मान लीजिए कि कोई भी हम काम करते हैं, ठीक है, इधर उधर का फालतू वाला काम सब नहीं, जो मतलब वाला काम हो, तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो उद्देश्य रहता ही है। उद्देश्यहीन काम तो करते नहीं हैं। आप अपने डे टू डे लाइफ में ही देख लीजिए, कुछ भी करते हैं आप, उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है कि इस चीज़ को प्राप्त करना है, इस काम को ख़त्म करना है। तो यहाँ भी वही बात है, अकाउंटिंग जो एक कार्य है, एक वर्क जो है, एक फंक्शन जो है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में, तो उसी को हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। गलत पेन आ गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना, इसका पहला ऑब्जेक्टिव यही है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इसका पहला उद्देश्य ये है कि जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या है वो फर्स्ट क्लास में मैंने बता भी दिया था आप लोगों को। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसी को रिकॉर्ड करेंगे, वही हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होता है। तो कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है पहला वाला,
कि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, इवेंट्स है, किसी भी पार्टिकुलर कंपनी में, संस्था में, उसको सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करना, इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है, सबसे मेन उद्देश्य यही है। और ये जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, जो उसका प्रिंसिपल बना हुआ है, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबके पीछे उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, उसके लिए प्रिंसिपल बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं। उसको फॉलो करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमें अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। और इसके प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिंसिपल्स आपको कुछ लेक्चर के बाद आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है? तब बताएंगे तो आप इसको बढ़िया से कोरिलेट कर पाइएगा। अभी थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, मतलब अभी बता देते हैं, लेकिन रिटेन करना दिमाग में थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल नया टर्म रहेगा तो उसको थोड़ा दिमाग में रखना, हो सकता है कि इधर उधर हो जाए। तो बस अभी याद यही रखना है कि जो अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जितने भी किसी भी कंपनी में, संस्था में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होंगे, इवेंट्स होंगे, उसके अकाउंट्स को, जो उस ट्रांजैक्शंस के लिए प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सिस्टमैटिक ढंग से इसको रिकॉर्ड करना, यही है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है? मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या करेंगे, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको आप सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फ्लो चार्ट है, आराम रहेगा समझने में। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यही है आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगला आ जाता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी बिजनेस है जो बिजनेसमैन करता है, उसका तो मेन पर्पस यही रहता है ना कि प्रॉफिट अर्न करें, प्रॉफिट अर्न करें। तो प्रॉफिट अर्न कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? तो आपके यहाँ जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको सही ढंग से आप रिकॉर्ड करिएगा, तभी पता चलेगा, तभी पता चलेगा ना कि ये इस पार्टिकुलर पीरियड में जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंस है, ठीक है? उसको सही तरीके से मेंटेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तीसरा होता है आपका डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। जिसको बैलेंस शीट भी बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा ट्रेडिंग
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस जो है उसका आप बैलेंस शीट में देखिएगा तो एक तरफ लायबिलिटी रहता है और दूसरे तरफ क्या रहता है, एसेट्स रहता है। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो मेंटेन होगा उससे आप इजीली पता कर लीजिएगा, आराम से पता कर लीजिएगा कि किसी भी पार्टिकुलर डेट पे किसी भी कंपनी में कितने रुपए के एसेट्स हैं, कितने रुपए की लायबिलिटी है। अगर उस अकाउंटिंग उसका अगर सही ढंग से ना किया जाए, जो उसके नियम कानून बने हुए हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, तो आप पता नहीं कर पाइएगा, आप पता नहीं कर पाइएगा कि इस कंपनी में कितने रुपए का एसेट्स है, कितने रुपए की लायबिलिटी है। अगर कोई डिसीजन भी लेना हो, कोई डिसीजन भी लेना हो तो आपको लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि भाई आपके पास कितने रुपए की प्लांट मशीनरी है, कितने रुपए का बिल्डिंग है, कितने रुपए का फर्नीचर है, कितना कैश आपके पास है, कितना बैंक बैलेंस है, कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर्स है, कितना पेबल कुछ और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कितने आपके पास प्रॉफिट है। कैसे पता करिएगा? जब तक आप उसको सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं करिएगा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को, तब तक आप न सही से प्रॉफिट एंड लॉस पता कर पाइएगा, न आपका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपकी वित्तीय स्थिति कैसी है वो भी आप पता नहीं कर पाइएगा। ठीक है, यही दोनों मिलके बन जाता है आपका फाइनल अकाउंट कहलाता है। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। अब फोर्थ पॉइंट आ गया है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। देखिए, मैनेजमेंट को बहुत तरह का डिसीजन लेना रहता है। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उसको कैसे मिलेगा कि जैसे उसको पता करना है कि पिछले साल मेरा इतने रुपये का डेटर था, अब इस साल इतने रुपये का डेटर है। सेल्स मान लीजिए 10 लाख का है पिछले साल का, इस साल सेल्स बढ़ के हो गया 13 लाख। पिछले साल डेटर क्या था, 4 लाख रुपया डेटर्स था, उधार बेचते थे सामान। इस साल उधार बेच दिए हैं 6 लाख रुपया। तो यहाँ पे ये भी इससे हम ये कंपेयर कर सकते हैं, सेल्स तो बढ़ रहा है मेरा, लेकिन सेल्स में जो है हमारा उधार सेल्स है वो ज़्यादा बढ़ गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? पिछले साल सैलरी इतना था, इस साल सैलरी इतना है, कोई पार्टिकुलर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्यों बढ़ गया है, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? कौन सा एसेट्स हमको अभी लेना है जिससे हम अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं? कौन से एक्सपेंस को क्या करेंगे, कट करेंगे, जिससे मेरा पैसा बचेगा कंपनी का। कंपनी को डिविडेंड देना है या कहीं से पैसे उसको रेज करने हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा?
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स से। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सही से मेंटेन ना हो तब तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा ना। मैनेजमेंट को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो नहीं दे पाएगा। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि मैनेजमेंट को, इसको ऐसे समझिए, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आप दीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जो 5th पॉइंट है, ये 1 हो गया, 2 है, 3 है, 4 है, ये आपका 5th पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। यूजर्स में बहुत सारे आपको पता है, इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं, उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में। जैसे बैंक से आपको लोन लेना है बिजनेस के लिए, तो आप जाइएगा सीधा, लोन तो वो देगा नहीं, वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेगा कि भाई इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ताकत है कि नहीं है। ताकत इन द सेंस कि अगर इसको हम लोन देते हैं तो इसकी रीपे करने की कैपेसिटी है कि नहीं, कि ऐसा ना हो कि वो लेकर कहीं निकल ले या पैसा डुबा दे। तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बैंक है, अगर वो आपके बिजनेस को लोन देगा, फाइनेंस करेगा, तो आपके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स जो होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, कैश बैलेंस, और भी उसकी जो अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपसे मांगेगा। वो उसको चेक करेगा बढ़िया से, उसके लिए उसके पास एक्सपर्ट होते हैं। तब डिसीजन लिया जाता है कि हाँ इसको लोन हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप अपना कमाई दिखा रहे हैं उसके अनुसार आप टैक्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। जो आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हम पैसा जो लगाए हैं इस कंपनी में कितना कमा रहा है। कोई क्रेडिटर्स हैं जो आपको उधार सामान दे रहा है, वो भी जानना चाहेगा कि भाई इसको जो हम उधार बेचेंगे तो पैसा हमको टाइम से पे करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही बहुत सारे यूजर्स होते हैं जिनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसको हम सॉर्ट कर देते हैं, किन 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 को चाहिए। बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स के लिए, शेयर होल्डर हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, खुद जो मालिक हैं बिजनेस के उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एम्प्लॉय हैं इनको भी चाहिए, अदर लिस्ट में बहुत लिस्ट बनाइएगा तो बहुत बड़ा लिस्ट बन जाएगा। ठीक है, अब है लास्ट में एक 6 प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स।
देखिए, कोई भी बिजनेस में एसेट्स होता है, ठीक है। कोई बिजनेस में जो एसेट्स होता है उसकी जो यूज़फुल लाइफ जो होती है वो लिमिटेड होती है। चाहे बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्चर्स हो, गुडविल हो, कोई और इंटेंजिबल एसेट्स हो जैसे कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, सबकी जो सबकी जो वो है ना लाइफ जो है वो सर्टेन है कि इतने साल तक इसको हम यूज़ कर सकते, इसके बाद ये यूज़ करने के कंडीशन में नहीं रहेगा। तो अगर उसका अगर रिकॉर्डिंग हम सही से करेंगे, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड सही से करेंगे, तो क्या होगा, इससे हमें पता चलता रहेगा कि ये जो बिजनेस में मेरे पास जो जितने भी एसेट्स हैं इसका रिमेनिंग लाइफ इतना बचा हुआ है, अभी इसको हम बेचते हैं तो इतना तक हम बेच सकते हैं, इतना में बेचेंगे तो घाटा नहीं लगेगा, इसको हम मतलब रिप्लेस करना है, नया लाना है, उसको बेच देंगे, या एक्सचेंज करना है तो कितने में एक्सचेंज करें। इसी तरीके से बहुत सारे और भी डिसीजंस लेने होते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो जब तक उसका रिकॉर्डिंग सही से नहीं होगा, आज के डेट में हमें डिसीजन लेना है, तो आज के डेट में हमें पता होना चाहिए कि ये जो एसेट्स हैं उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, बची हुई है, उससे हम कितना और कमा सकते हैं इन फ्यूचर। हम जो मशीन लाने वाले हैं अगर उसको लगाते हैं, सेट करते हैं, तो उससे इन फ्यूचर हम कितना कमा पाएंगे वो भी कंपेयर करना पड़ता है। किसी भी नए सेटअप को बैठाने से पहले जो उसके पास एग्जिस्टिंग सेटअप होता है किसी भी कंपनी के पास, उससे उसको कंपेयर करना पड़ता है। वो आप लोग बीकॉम में जाइएगा तो कैपिटल बजटिंग पढ़िएगा और वहाँ का है ये पोर्शन, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही हो गया कि प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, आपको अपने एसेट्स के बारे में सब कुछ पता रहे, एवरीथिंग। तो मेनली यही था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला हो गया आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। बहुत इजी है, 1 से 2 बार रीड मारिएगा, आराम से आपको याद हो जाएगा। अभी हम लोग जो कुछ 1-2 लेक्चर करेंगे ना, एक ही पॉइंट को दूसरे ढंग से रिपीट किया गया है। अगर एक पॉइंट आपको एक चीज़ समझ में आ गया तो उसको भी आप उससे कोरिलेट करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा आ जाता है फंक्शंस, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, तीसरा पॉइंट है। अब बोल रहा है कि अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है अकाउंटिंग का। अकाउंट्स जो मेंटेन करते हैं तो उसके फंक्शन क्या है। तो फंक्शन यही है कि इससे होता क्या है कि जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड हो जाता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टमेटिक मैनर में क्या होगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। पहला फंक्शन ये हो जाएगा। मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स
इन सिस्टमैटिक मैनर। ये सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर टाइम लगाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, वो हम करेंगे। और क्या फंक्शंस होते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट। तो ये भी अकाउंटिंग का ही फंक्शन है। फाइनल अकाउंट्स बनाना ये भी अकाउंटिंग फंक्शन ही है, कोई इससे अलग चीज़ नहीं है। तीसरा आ जाता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑडिटेड है, अगर आपका अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑडिटेड है, तो अगर आप पे कोई केस करता है, किसी पार्टी के द्वारा आप पे केस होता है, किसी पर्सन के द्वारा कोई कंपनी आपको फेस कर देती है, तो आपके पास जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है ना, वो एविडेंस का काम करेगी। आपको कोर्ट में दिखाने के लिए रह जाएगा। या गवर्नमेंट ने आपको नोटिस इशू कर दिया कि भाई आपने इतना, आपका टैक्स बन रहा था, तो आप इतना टैक्स जमा क्यों नहीं किए हैं, जीएसटी इतना बन रहा है, इनकम टैक्स इतना बन रहा है, ईपीएफ आपको इतना जमा करना था, ईएसआई इतना जमा करना था, और बहुत सारे चीज़ हैं। तो अगर आप अपना अकाउंटिंग सही से किए रहेंगे, टाइम से मेंटेन किए रहेंगे, जहाँ जहाँ रिटर्न जाना है वो टाइम से गया रहेगा, तो आपके पास एक वो रहेगा, बेस रहेगा कोर्ट को दिखाने के लिए, या जो अपीलेट अथॉरिटी जो रहता है, जहाँ पर अपील करना रहता है, वहाँ पे आपको सबमिशन के लिए कि सबूत के तौर पे कि साहब मैंने इतना रुपया का टैक्स जमा कर दिया है, ये इनकम टैक्स है, ये जीएसटी है, ये ईएसआई है, ईपीएफ है, सो एंड सो जो बन रहा था मैंने जमा कर दिया है। तो आपके पास क्या रहेगा, एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो। अगर आप उसको सिस्टमेटिक ढंग से ऑडिट मेंटेन करते हैं, फिर उसको ऑडिट करवा लेते हैं, तो आगे आपको अगर आपके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन लेता है, तो वहाँ पे आपको ये प्रोटेक्ट करेगा, ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है, एक ये हो जाता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वही सब रिपीट हो रहा है पॉइंट सब, किसको इन्फॉर्मेशन देना है नहीं देना सब पता है लोगों को, हमें लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है। एक और लास्ट पॉइंट पर जाता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ये था फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग हो गया। अकाउंटिंग का क्या फंक्शंस है। अब जो अकाउंटिंग करेंगे उससे फायदे क्या है, अकाउंटिंग जो करेंगे उससे फायदे क्या है। तो इतना जो मैंने पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया, लेक्चर में अभी तक जो पढ़ाया आधा घंटा मोटा मोटी, अगर मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दूं तो उसका जो फ़ायदे जो हैं आप अब खुद से भी लिख सकते हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कि नहीं हो पाएगा। 2000 फायदे आप आराम से लिख सकते हैं कि अकाउंट्स जो मेंटेन किया जाता है
उससे किसी भी कंपनी को, किसी भी सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भी उसको क्या करना है, समराइज कर देना है। समराइज कर देंगे, फिर हम आपको डिक्टेट करते हैं, बताते हैं, वो इजीली आपके दिमाग में रिटेन रहेगा। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फायदे? तो सबसे पहला फायदा ये है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके बारे में जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो आपको इजीली आपके जो आप अकाउंट्स जो मेंटेन कर रहे हैं वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। जो भी चाहिए, आप सेल्स है, परचेज है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, बिल्डिंग हो गया, लैंड है, हो गया, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, कैपिटल है, डिवेंचर है, जो भी चाहिए आपको, सैलरी कितना दिए, कितना खरीदे हैं, कितना बेचे हैं, कितना वेजेज है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, लॉस है तो लॉस कितना है, सब आपको पता चल जाएगा। कहाँ से? बुक्स ऑफ अकाउंट से आराम से पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वही दूसरा पॉइंट आ जाता है आपका असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को अपना डिसीजन लेने में आप क्या करेंगे, इससे क्या होगा, फ़ायदा होगा, उनको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको हम पहले भी बता चुके हैं, आप लोगों को याद भी होगा। रिप्लेस मेमोरी, अगर आप जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसको सिस्टमेटिक और टाइमली रिकॉर्ड करते हैं तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद नहीं रखना है, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आराम से इसको नोट कर लीजिए। तो इससे होगा क्या कि जो भूल भाल जाते हैं, हाँ ये छूट गया, वो छूट गया, उस सब से बचा जा सकता है, उससे आराम से बच जाएंगे। क्या करिए, जो भी ट्रांजैक्शन होता है फटाफट इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट कर लीजिए। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या, आपको कंपेयर करना है एक साल के डेटा जो आपका प्रीवियस ईयर का डेटा है उसको करंट ईयर के डेटा से क्या करिएगा, कंपेयर करिएगा। तो कंपेयर कैसे होगा, अगर वो रिकॉर्ड सही से मेंटेन होगा तभी आप कंपेयर कर पाइएगा, तभी उसको आप एनालाइज करके जो उसका जो उसके उसके लिए जो प्रॉपर डिसीजन बनता है वो ले पाइएगा। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आ जाता है आपका सेटलमेंट, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, सब हम बता चुके हैं पहले ही आपको। कोई टैक्स का डिमांड आ जाता है, टैक्स का डिमांड आ जाता है तो अगर उसका आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड सही से मेंटेन किए होंगे तो आप जाकर कोर्ट में दिखा दीजिए कि साहब देखिए ये डिमांड आया हुआ है, इतना रुपया मैंने पहले ही टैक्स जमा कर दिया है, तो आपको वहाँ पर बहुत मदद करेगा, ये बहुत अच्छा ही सबूत बन जाता है।
फैसिलिटेट्स लोन्स। आपको लोन चाहिए, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लोन चाहिए तो जो बैंक हो गया या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको आपको अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए देखने के लिए, तभी आपका जो लोन है वो आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एविडेंस इन कोर्ट, देखिए एक तो यहाँ पे हो गया टैक्स लायबिलिटी को लेकर, एक यहाँ पे है कोर्ट में। तो कोर्ट केस भी होता रहता है कि मान लीजिए कोई पेमेंट हो गया है, पेमेंट आपने कर दिया है और सामने वाला पार्टी बोल रहा है कि नहीं पेमेंट नहीं हुआ है, तो आप कैसे प्रूव करिएगा कि पेमेंट हो गया है? आप बोलिएगा कोर्ट में जाके सर साहब मैंने पेमेंट कर दिया, तो जो जज साहब है वो आपके बातों को तो नहीं, आपका चेहरा देखकर तो वो आपको विश्वास नहीं कर लेंगे, उनको तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कहाँ से दीजिएगा आप पेमेंट की? अगर आप पेमेंट सच में किए हैं तो दिखाइए सबूत, बुक्स ऑफ अकाउंट ले जाइए, बैंक स्टेटमेंट ले जाइए, उनको दिखाइए कि साहब ये है, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ये पैसा यहाँ से कटा हुआ है, ये दिस अकाउंट में पैसा गया हुआ है, बात खत्म। समझ में आ गया? ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये बुक्स वाला बात नहीं है, रियल लाइफ का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो होता है बिजनेस वर्ल्ड में वही मैं आपको बता रहा हूँ। फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस बंद करना है, बेचना है, तो कितना में बेचें अपने मन से तो डिसाइड नहीं करिएगा। अब बिजनेस का क्या वैल्यू है, जब तक आप उसका रिकॉर्ड में सही से मेंटेन नहीं करिएगा तब तक बिजनेस का वैल्यूएशन तो नहीं किया जा सकता है। तो ये यहाँ भी आपको मदद करेगा। असिस्टेंस इन इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के केस में कंपनी का स्थिति बहुत खराब है, दिवालिया हो गया कंपनी, इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया हो गया, तो आगे जो इंसॉल्वेंसी का जो प्रोसेस होगा, आगे जो इंसॉल्वेंसी का जो वो प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस में क्या होता है कि जो पास्ट में आपको जो बहुत सारे जो वो ट्रांजैक्शंस हुए हो रहते हैं उसके बारे में उसको एक्सप्लेन करना रहता है कि ये ट्रांजैक्शन क्यों हुआ, कैसे हुआ। अगर मान लीजिए सब कुछ ट्रांजैक्शन ठीक है, कोई गलत ट्रांजैक्शंस नहीं है, फिर भी आपको अगर सस्पिशियस है तो एक्सप्लेन करना है, उसके बारे में आपको बताना है जो उसके जो अथॉरिटी हैं। तो आप कैसे बताइएगा? जब तक आप उसका रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं किए रहिएगा तब तक तो आप उसको नहीं बता पाइएगा। तो इंसॉल्वेंसी के केस में भी ये दिवालिया का जो वो प्रोसेस होता है, वहाँ भी आपका जो सिस्टमेटिक ढंग से आप जो अकाउंट्स मेंटेन किए रहेंगे वहाँ पर आपको बहुत मदद मिलेगा। अब लास्ट एक पॉइंट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। अब देखिए होता क्या है, पार्टनरशिप जो है उसमें दो या दो से अधिक पार्टनर्स मिलते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। कोई नया पार्टनर आया, कोई पुराना पार्टनर रिटायर हुआ, कोई पार्टनर डेथ कर गया, तो किसका कितना बन रहा है, कौन कितना लेकर आया है, कौन कितना लेकर गया है, किसका मान लीजिए डेथ के केस में किसका कितना उसका जो फाइनल सेटलमेंट होगा उसका कितना बन रहा है, ये सब कैसे पता चल पाएगा?
जब तक उसका आप रिकॉर्ड सही से मेंटेन नहीं करिएगा तब तक मुश्किल है। तो यही है आपका एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी कुछ होगा। नफ़ा नुकसान तो दोनों साथ ही चलता है ना। तो उसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को एंड कर दें। अब देखिए, बता रहा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब इसकी मतलब सीमा क्या है। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अब इसमें पहला ये है कि अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहता है ना वो फुली उसमें एग्जैक्टनेस की कमी होती है। एग्जैक्टनेस की कमी कैसे होती है वो हम आपको बताते हैं। बहुत सारा इसमें जो ट्रांजैक्शंस होता है वो एस्टिमेशन के बेस पे होता है, वो एक्चुअल के बेस पे नहीं होता। बहुत सारे एक्चुअल के बेस पे होते हैं, अब बहुत सारे जो है वो एस्टिमेशन के बेस पे होते हैं। वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे डेप्रिसिएशन है, मान लीजिए कोई मशीनरी है जिसका अंदाजा लगाया गया है कि इसका जो लाइफ है 10 साल है। अब वो मशीन 10 साल न चल के 8 साल चला, खराब हो गया, किसी काम का ही नहीं रहा। या हो सकता है कि वो मशीन 12 साल 14 साल चलने के बाद भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है अकाउंट्स में वो तो एग्जैक्ट नहीं है। 8 साल खत्म होते होते तो मशीन भी खत्म हो गया, या 15 साल तक चल रहा है मशीन, लेकिन डेप्रिसिएशन हम कितने साल तक चार्ज किए होंगे, 10 साल तक ही चार्ज किए होंगे। या 8 साल वाला केस में 8 साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए, इसके बाद मशीन खत्म, बाकी को क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्चुअल कुछ और आ रहा है इन फ्यूचर में, और अभी जो हम चार्ज कर रहे हैं कुछ और आ रहा है। मान लीजिए 2 लाख रुपया का हमने उधार सामान बेचा, उसमें से अंदाजा लगाया गया कि 10,000 रुपया का जो डेटर्स है वो पैसा नहीं देने वाला है, बाय डेटर्स है। एक्चुअल में हुआ क्या, 2 लाख का 2 लाख आ गया, सब जितने भी डेटर्स थे वो सब अच्छे निकले। ये भी हो सकता है 1,90 आना था, 1,60 ही आया, 1,70 भी आया, लेकिन आपने माना कितना था कि ना 10,000 तक ठीक है, 10,000 नहीं आएगा। तो यहाँ भी एक्चुअल में कुछ और है, और जो हम एस्टिमेट किए थे वो कुछ और निकला। ठीक है, पॉइंट आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। तो पहला है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। ठीक है, दूसरा बता रहा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि देखिए, अकाउंट्स में जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो किसी भी चीज़ को दिखाया जाता है, कोई मान लीजिए संपत्ति है, एसेट्स है, उसको उसके हिस्टोरिकल प्राइस पे दिखाया जाता है। जो खरीदा गया है, जो उसकी लागत है, उस पे उसमें से डेप्रिसिएशन को घटा के
दिखाया जाता है। लेकिन मान लीजिए आज हम 1 लाख में मशीन खरीदे हैं, लाइफ उसकी 10 साल है, तो 10 साल हम क्या करेंगे, 10 साल उसको डेप्रिसिएट करते जाएंगे। 5 साल के बाद उसका वैल्यू कितना बचेगा, 50,000 रुपया बचेगा। लेकिन पता करने जाते हैं कि वह उसी टाइप का जो मशीन है, उसका आज के डेट में 5 साल के बाद के जो डेट है वहां पे कुछ वैल्यू अलग ही आ रहा है। हो सकता है कि 70,000 आ जाए, हो सकता है कि 30,000 आ जाए। तो जो इंफॉर्मेशन जो है वो रियल से मैच नहीं करता है, क्योंकि ये जो हम अकाउंट्स में दिखा रहे हैं, जो पिछले 5 साल पहले जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन किया था, लिखा था कि इस पार्टिकुलर एसेट्स का जो वैल्यू है इतना है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। उसको प्रेजेंट से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बस कैरी करते जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन जो है रियल से मैच नहीं करता है। ignores the qualitative elements। कुछ क्वालिटी जो है, क्वालिटी का अकाउंटिंग नहीं हो पाता है। मतलब आपके पास बहुत सारे स्टाफ्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, आप उसको कैसे अकाउंट्स में दिखाइएगा। आपके बैंक के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस, कैसे दिखाइएगा। सोसाइटी में आपके प्रोडक्ट का बहुत अच्छा डिमांड है, उस डिमांड को आप कैसे दिखाइएगा, अकाउंट्स में आप नहीं दिखा पाइएगा। तो ये सब जो आपको क्वालिटी है, क्वालिटी एलिमेंट्स हैं, फैक्टर हैं, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम, ये इसका लिमिटेशंस है, नहीं दिखा सकते। ठीक है। ignores the effect of price level changes। अब देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो तो हमेशा बढ़ता ही रहता है। ठीक है। मनी का जो वैल्यू है वो स्टेबल नहीं है। जो आज आप कोई चीज़ 100 रुपया में खरीद रहे हैं, 1 साल के बाद उसको खरीदने के लिए हो सकता है आपको 110 रुपया देना पड़े, 115 रुपया देना पड़े। लेकिन 1 साल पहले जो हमने सामान खरीदा है उसको भी हम क्या करेंगे, 100 में ही दिखाएंगे। 1 साल के बाद भी उसको 100 में ही दिखाएंगे, 2 साल के बाद भी 100 में ही दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज हो रहा है। उस सामान का एक्चुअल मार्केट वैल्यू 2 साल के बाद 125 हो गया है, लेकिन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना है, 100 रुपया ही है, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल प्राइस पे अकाउंटिंग हो रहा है, उसी को हम कैरी कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। ये प्राइस जैसे अप हुआ है, डाउन भी हो सकता है, लेकिन जो वो है कांस्टेंट रहेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू है, प्राइस जो हम लोग नोट किए हैं वो कांस्टेंट रहेगा। वो 100 वाला चाहे 150 हो जाए या 100 वाला 60 पे आ जाए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में वो 100 ही दिखेगा। मान लीजिए किसी को 5 साल पहले आपने 1 लाख रुपया का सामान उधार बेचा था, वो अभी तक पैसा नहीं दिया। आप तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिखाइएगा, 1 लाख रुपया लेना है, 1 लाख रुपया उससे लेना है। लेकिन 5 साल के बाद आज के डेट में यहाँ पे हम सामान बेचे थे 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे, 1 साल हो गया,
2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया। अब हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे 1 लाख रुपया में बेचे थे, अभी तक हम क्या कितना में दिखा रहे हैं? 1 लाख रुपया में। क्या इसका वैल्यू 1 लाख रुपया ही है क्या? इससे तो कहीं ज़्यादा होगा। 1 30 हो सकता है, 1 40 हो सकता है, 1 50 हो सकता है, ये मार्केट पर डिपेंड करता है। लेकिन आप अकाउंट्स में क्या दिखाइएगा? इसी चीज़ को दिखाइएगा। तो ये भी एक क्या इसका लिमिटेशंस है। लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब है क्या कि एक्चुअल में कुछ और है, कंपनी का जो हालत है एक्चुअल में कुछ और है, लेकिन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है कुछ और ही दिख रहा है। कंपनी की स्थिति बहुत खराब है सर, एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो कंपनी का स्थिति बहुत खराब है, लेकिन कुछ ऐसे आप ट्रांजैक्शन डाल दीजिएगा, इससे दिखेगा सामने वाले को कि वाह कंपनी तो बहुत अच्छी स्थिति में है। धीरे धीरे अंदर अंदर वो खोखला होता जा रहा है, खोखला होता जा रहा है, और एकाएक धम से वो क्या करेगा, गिरेगा। इससे क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग से क्या होता है कि उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको भारी नुकसान होता है। अब पूरे बिजनेस वर्ल्ड को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब मान लीजिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसके बारे में बता देता हूँ, इसको आप सही से समझ पाइएगा कि अब देखिए आपका सेल्स बढ़ता जा रहा है, तो सिर्फ सेल्स जो करिएगा और आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाइएगा तो वहाँ तो सेल्स आपका क्या जो है बहुत अच्छा दिख जाएगा कि पिछले साल 10 करोड़ का सेल्स था, इस साल 12 करोड़ का सेल्स है। इससे आपका क्या होगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा। लेकिन बैलेंस शीट में जाके देखिए, आप क्या कर रहे हैं, जिस स्पीड से आपका सेल्स बढ़ा है उससे ज़्यादा स्पीड में आपका डेटर्स बढ़ रहा है, उससे ज़्यादा स्पीड में आपका क्या हो रहा है, डेटर्स बढ़ रहा है। तो जो डेटर्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आप नगद में कम बेच रहे हैं सामान को, उधार में ज़्यादा बेच रहे हैं। उधार में ज़्यादा बेच रहे हैं तो जो सामान आप खरीद रहे हैं बेचने के लिए या कच्चा माल खरीद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका क्रेडिटर भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास पैसा आ नहीं रहा है तो आप भी क्या कर रहे हैं, उधार खरीद रहे हैं। आपका डेटर्स भी बढ़ गया है, क्रेडिटर्स भी बढ़ गया है। अब आपको अगर क्रेडिटर्स को आपको टाइम पर पैसा नहीं दीजिएगा तो वो बैंकरप्सी का केस आपको कर देगा, आपकी कंपनी को वो बैंकरप्ट करवा सकता है। तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट दिखने से प्रॉफिट नहीं होता है, आपके पास कैश प्रॉफिट है कि नहीं है, बैंक में बैलेंस है कि नहीं है, वो भी देखा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो ये कैसा प्रॉफिट है? तो मतलब आप उधार में बेच रहे हैं। नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बैंक का आप किस्तें नहीं दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हैं, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड नहीं दे रहे हैं,
जो इक्विटी शेयर होल्डर है इसको डिविडेंड नहीं दे रहे, तो ये कैसा प्रॉफिट है? यही सब तो विंडो ड्रेसिंग है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या कि आपको वो दिखाना जो है नहीं, एक्चुअल से काफी, जो एक्चुअल जो फिगर है उससे काफी दूर आपको ले जाएगा दिखाने के लिए। नहीं, मैं यहां पे सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक उसका उल्टा रहता है, कुछ भी ठीक नहीं रहता है। यही है अकाउंटिंग से क्या होता है, लीड टू विंडो ड्रेसिंग। ये सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शंस का खेल रहता है, 2-4 ट्रांजैक्शन घुमा दीजिए सब कुछ ठीक दिखेगा, लेकिन सिर्फ ट्रांजैक्शन से तो सब ठीक नहीं हो जाता है ना, सिर्फ ट्रांजैक्शन से ठीक नहीं हो जाता है, एक्चुअल में भी ठीक रहना चाहिए। तो चलिए आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा जो प्रयास है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, और कमेंट किया करिए कोई दिक्कत है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।